हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गॉड लेवल की एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था वीकिंग लू के साथ उस शॉर्टकट के रास्ते से 9th फ्लोर पर पहुंच जाता है जहां से उन्हें वो झंडा मिलने वाला है, लेकिन वहां पर फेंग वू पहले से मौजूद होता है और वो उन्हें कहते हैं क्योंकि हम लोग जहां पर पहले आए हैं तो इसलिए ये झंडा भी हमारा है और इस गेम के रूल के मुताबिक जो भी जहां पर पहले आकर झंडे को उतार लेगा वही इस टावर का विनर होगा और बाकी के सारे उसके गुलाम बन जाएंगे। ये बात सुनने के बाद वीकिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वीकिंग के साथ जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे भी ये बात सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हम लोग वाकई में हार चुके हैं, क्या हमें अब बाकी की सारी जिंदगी फेंग फैमिली का गुलाम बनकर रहना होगा। जबकि वीकिंग हंसना शुरू कर देता है। वीटियान उसे कहता है ब्रदर तुम्हें क्या हुआ, तुम इस बात पर हंस क्यों रहे हो। वीकिंग फेंग वू से कहता है मुझे पहले से पता था कि तुम इस टावर की गेम में कोई ना कोई गंदी ट्रिक जरूर यूज करोगे। वीकिंग लू को गले से पकड़ लेता है और कहता है तुमने इस अपने बकरे को पीछे छोड़ दिया ताकि हम सबको ऐसा लगे कि तुम सब लोग भी इस गेम में हिस्सा लेकर गेम को खेल रहे हो और तुम सब लोग अलग अलग हो। हालांकि तुम्हारे पास पहले से मैप मौजूद था और तुम इस शॉर्टकट के रास्ते से 9th फ्लोर पर पहले पहुंचाए और इसको आकर इस फ्लैग पर कब्जा कर लिया जो कि तुमने पहले से सेटअप किया हुआ है क्योंकि तुम्हारे पास फिनिक्स सिटी की पावर है। अगर बाकी सबको इस बारे में पता चल भी जाता है कि तुमने इस गेम में चीटिंग की है और तुम किसी शॉर्टकट के रास्ते से यहाँ पर पहुंचे हो, फिर भी कोई तुम्हारे सामने जुबान नहीं खोलेगा क्योंकि वो सारे लोग तुमसे डरते हैं। फेंग वू उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है तुम तो बहुत ज्यादा होशियार हो, तुमने तो हमें एक्सपोज कर दिया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने चीटिंग की है। वैसे भी रूल्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हम लोग चीटिंग नहीं कर सकते। मैंने कभी इस तरह का रूल कोई बनाया ही नहीं। ये तो तुम सब लोगों की गलती है कि तुम सब लोग ईमानदारी से इस गेम को खेल रहे थे। फेंग वू उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है अब तुम सब लोग हार चुके हो क्योंकि तुम सब लोगों ने डीमन कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किए हैं। रूल्स बहुत ज्यादा सिंपल है। अगर तुम हार जाते हो तो तुम्हें मेरा गुलाम बनना होगा। अब जल्दी से मेरे सोल्जर लू का गला छोड़ दो और मेरे सामने घुटने टेक दो और मेरे सामने माफी की भीख मांगो। शायद मुझे तुम लोगों पर तरस आ जाए और मैं तुम सबको छोड़ दूं। वीकिंग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे सामने माफी की भीख मांगूंगा, तुम हो कौन। और साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वीकिंग उसे कहता है मुझे पता है कि यहाँ पर डीमन रिफाइनिंग टावर के अंदर टाइम जरा अलग तरीके से चलता है। अगर बाहर के 10 दिन हो तो अंदर का सिर्फ 1 दिन बनता है और हमें इस टावर में आए हुए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो इसका मतलब अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अभी भी इस फ्लैग को हासिल कर लेता हूँ, यानी कि मैं तुम लोगों से इस फ्लैग को छीन लेता हूँ, तो इस गेम का विनर मैं हूँगा। लेकिन जैसे वीकिंग उसके करीब पहुँचता है वो वहीं पर रुक जाता है क्योंकि फेंग वू अपनी पावर्स को रिलीज करता है और अपनी एनर्जी से एक बड़ा सा टाइगर बना लेता है जो कि उसके ऊपर अटैक करता है और वीकिंग पीछे की तरफ गिर जाता है। वीकिंग और उसके सारे साथी उसकी स्पिरिट को देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एम्पायर की 8 डीमन स्पिरिट होती है। वीकिंग फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मुझे तो लगा था कि तुम सिर्फ एक चीटर हो, लेकिन तुम्हारे पास तो फाइटिंग एबिलिटीज भी हैं, तुम्हारे पास यहाँ तक एक स्पेशल स्पिरिट भी है। लगता है कि लास्ट टाइम के मुकाबले में तुमने काफी ज्यादा इम्प्रूव किया है। चलो फिर देखते हैं कि तुमने कितनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है और तुम पहले से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हो। नेक्स्ट सीन उस कासल के बाहर का दिखाते हैं। बिमिंग और उसकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाती है। बिमिंग उन सब से कहता है वो सारे लोग इसी कासल के अंदर है, यही 9th फ्लोर है। गूडा बिमिंग से कहता है बॉस क्या होगा अगर ये कोई ट्रिक हुई, अगर हम लोग किसी चाल में फंस गए तो क्या होगा। बिमिंग उसे कहता है तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये कोई चाल हो, हम लोग यहाँ पर झंडे को लेने के लिए आए हैं और हम वो लेकर रहेंगे चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। फिर वो सारे लोग उस कासल के अंदर चले जाते हैं। गूडाओ कहता है यहाँ तो बहुत कुछ अजीब है, मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, यहाँ पर जो ओरा है वो बहुत ज्यादा अजीब है। फिर वो सारे लोग एक बड़े से दरवाजे के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। बिमिंग कहता है हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इस दरवाजे के पार वो सारे लोग हैं। बिमिंग जैसे दरवाजे को खोलता है वो अंदर का सीन देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। गूडाओ भी बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहाँ पर बहुत सारे हंटर्स की लाशें पड़ी होती हैं जबकि थ्रोन एम्प्टी होता है। वो सारे उन सारी लाशों को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं आज यहाँ पर क्या हुआ होगा। ब्लैक विडो लाशों की तरफ देखकर कहती है इन सबको तो किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। जबकि बिमिंग उस रूम में आने के बाद किसी खास चीज को ढूंढ रहा होता है और कहता है जैसे ही वो चीज मेरे हाथ में लग जाएगी मैं इस गैम्बलिंग फाइट को बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, लेकिन मुझे पहले उसे ढूंढना होगा। मुझे महसूस हो रहा है वो यहीं पर करीब है। उसी वक्त स्नोबॉल उसे ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहती है चिरप चिरप, यानी कि वो चीज ऊपर की तरफ है। बिमिंग उसे कहता है क्या तुम्हें पक्का पता है कि वो वहाँ ऊपर है। स्नोबॉल उसे फिर से चिरप चिरप कहकर कुछ कहती है। बिमिंग उसे कहता है चलो फिर ठीक है, जाओ और जाकर उसे ले आओ। स्नोबॉल फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। गूडाओ जो कि चलता हुआ आगे की तरफ चला जाता है, वो जैसे एक पिलर से आगे बढ़ता है वो देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वहीं पर पिलर के साथ ही छुप जाता है। फिर वो बिमिंग से कहता है बॉस यहाँ पर जल्दी से आओ, यहाँ पर कुछ हास है। बिमिंग उसके साथ आकर पिलर के साथ छुप जाता है और वो दोनों छुप कर देखते हैं। वो लोग सामने की तरफ देखते हैं तो सामने फेंग वू जख्मी हालत में बैठा होता है जबकि वीटियान के हाथ में झंडा होता है और वीकिंग उसके सामने खड़ा होता है। गूडाओ बिमिंग से कहता है ये तो वीकिंग है
और वो पिंपल के फेस वाले ने अपने हाथ में झंडा पकड़ रखा है। ब्लैक विडो भी आ जाती है और उनसे कहती है क्या ये सब लोग यहाँ पर झंडे के लिए फाइट कर रहे हैं। बिमिंग उसे कहता है इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वो किस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, हमें तो बस एक अच्छा शो देखने को मिल रहा है, चलो आराम से देखो। वी किंग फेंग वू से कहता है ये तो बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम फिर से हार चुके हो, तुम्हारे पास जितनी भी ट्रिक्स थी तुमने सारी यूज कर ली, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा सके। चलो अब जल्दी से वो सब कुछ करो जो तुमने मुझसे करने का कहा था, मेरे सामने अपना माथा रगड़ो और मुझसे माफी की भीख मांगो, शायद मैं तुम्हें माफ कर दूं। उसी वक्त बिमिंग आगे बढ़ता है, वो सारे पीछे की तरफ देखते हैं। वी टियान अपने भाई से कहता है ये तो वही लड़का है चैन बिमिंग, ये फिर से आ गया। जबकि फेंग वू भी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इन सब लोगों ने भी शॉर्टकट लिया है, इसीलिए ये यहाँ पर इतनी जल्दी पहुँच गए हैं। वी किंग बिमिंग की तरफ देखकर सोच रहा होता है इस लड़के के साथ फाइट करने से सिर्फ मेरी एनर्जी ही जाया होगी, इसलिए मुझे इससे फाइट नहीं करनी, जितनी जल्दी हो सके मुझे इस डीमन रिफाइनिंग टावर पर कब्जा करना होगा। वी किंग फेंग वू से कहता है चलो जल्दी करो और इस डीमन रिफाइनिंग टावर को मेरे हवाले कर दो। फेंग वू हंसते हुए उससे कहता है तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये डीमन रिफाइनिंग टावर इतनी आसानी से दे दूंगा, दिन में सपना देखना छोड़ दो। उसी वक्त लू और जैंग दोनों ही उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वी किंग उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो अपनी रेड जेड की पावर को रिलीज करता है, जिससे वो दोनों पीछे की तरफ गिर जाते हैं। वी किंग उन सब से कहता है ये डीमन रिफाइनिंग टावर आज मेरे हाथ लगने वाला है, इनमें से कोई भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जो कि मेरी एब्सोल्यूट पावर के सामने टिक पाए। मेरी रेड जेड की पावर बहुत ज्यादा है, तुम्हारी कोई भी टेक्निक मेरे सामने काम नहीं आएगी। केंजी आगे बढ़ता है और फेंग वू को उठाते हुए कहता है ये रेड स्पिरिट जेड ये तो हीवनली डीमन सिटी का सबसे बेस्ट हॉरिक्रूक्स है, इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारे बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं। लू और जैंग भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। गूडाओ बिमिंग से कहता है बॉस ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो रेड जेड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो जैंग भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही क्योंकि जैंग तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिमिंग गूडाओ से कहता है हाँ तुम्हारी बात ठीक है, वो एक बहुत ही पावरफुल हॉरिक्रूक्स है, अगर वो इस हॉरिक्रूक्स को यूज करते हुए किसी को मारता नहीं तो इस तरह के हॉरिक्रूक्स को अपने पास रखने का फायदा ही क्या है। साथ ही बिमिंग सोच रहा होता है हालांकि मुझे इस हॉरिक्रूक्स से ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो बस ये देखना है कि स्नोबॉल को जल्दी से जल्दी वो चीज मिल जाए जिसे ढूंढने के लिए मैंने उसे भेजा है। मुझे इतना तो पता है कि वो डीमन रिफाइनिंग टावर के टॉप पर थी, मेरी पास्ट लाइफ में मैंने उसको हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन मैं नाकाम रहा था, लेकिन इस बार मैं उसे जरूर हासिल करूंगा। और यहीं पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है, वो पीछे से आता है और कहता है हीवनली डीमन सिटी का यंग मास्टर रेड स्पिरिट जेड का यूज कर रहा है और उसे लगता है कि उसके हाथ में एक रेड जेड लग गया है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये बात बाहर फैल गई तीनों बड़े शहरों में तो हीवनली डीमन सिटी का तो नाम खराब हो जाएगा। वो सारे लोग जल्दी से पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे एक बूढ़े मास्टर खड़े होते हैं जो कि फेंग फैमिली के थर्ड ग्रैंडफादर हैं। केंजी थर्ड ग्रैंडफादर को वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि फेंग वू भी उन्हें अपना ग्रैंड अंकल कह रहा होता है। गूडाओ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और ब्लैक विडो से कहता है लेकिन ये वाले अंकल ये ग्रैंडफादर ये तो फेंग फैमिली से नहीं है, ये तो इनके ससुराल से है, तो फिर इनका नाम फेंग क्यों है। वेंगजी गूडाओ से कहती है ये फेंग फैमिली का एक रूल है, अगर तुम्हारी फेंग फैमिली में शादी होती है तो तुम्हारी फैमिली का चाहे कोई भी नाम हो तुम्हें फेंग फैमिली का नाम ही मिलता है, यानी कि अगर तुम्हारा नाम गूडाओ है तो अगर तुम्हारी शादी इनकी फैमिली में होती है तो तुम्हारा नाम फेंग डाओ हो जाएगा। गूडाओ से कहता है अच्छा तो इसका मतलब अगर मेरी शादी इनकी फैमिली में होती है तो मेरा नाम चेंज हो जाएगा। वहीं पर जाओ किंग और ब्लैक विडो भी खड़ी होती हैं। गूडाओ मजाक उड़ाने के लिए उन दोनों से कहता है अगर जाओ किंग की शादी बिमिंग से हो जाती है तो इसका नाम चैन जाओ किंग हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक विडो बेचारी ये पीछे रह जाएगी तो इसका नाम विडो चैन रह जाएगा, यानी कि चैन फैमिली की विधवा। ब्लैक विडो उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वो स्पाइडर डीमन उसे पीछे से पकड़ लेती है। ब्लैक विडो से कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे एक विधवा कह रहे हो, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। जबकि वैंगजी उनकी बातें सुनने के बाद अपने साथ भी उसका नाम लगा रही होती है। वो कहती है चैनजी सुनने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है, जबकि बिमिंग दूर खड़ा उन सब की बातें सुन रहा होता है और कहता है पता नहीं ये सब लोग अब क्या बातें कर रहे हैं, उन्होंने तो यहाँ पर अपना ही ड्रामा लगा लिया है। वीटियान अपने भाई से कहता है थर्ड ग्रैंडफादर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो फीनिक्स सिटी के वॉरियर्स में आते हैं, मुझे लगता है कि इनका पावर लेवल इस वक्त एम्परर लेवल पर है, यानी कि ये इस वक्त एम्परर हंटर रैंक पे हैं। वी किंग अपने भाई से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारे भाई के हाथ में कुछ ऐसा है जो कि इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए टेंशन मत लो। जब तक मेरे हाथ में ये रेड जेड है तब तक ये डीमन रिफाइनिंग टावर को मेरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। फेंग वू आगे बढ़ता है और अपने अंकल से कुछ कहने लगता है। उसके अंकल उसे कहते हैं बस करो, मुझे पहले से पता है तुम क्या कहने वाले हो, जरा अपनी हालत की तरफ देखो, मैंने तुम्हें हमेशा से ही कहा है कि पावर पर ज्यादा फोकस करो, लेकिन तुम इस तरह की गंदी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके सब कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन इस तरह कुछ भी नहीं मिलता, हमेशा पावर ही काम आती है। लेकिन शुक्र करो कि तुम्हारे डैड को इस बारे में पता था कि तुम क्या करने के लिए जा रहे हो, उन्हें पता था कि तुम स्टार सिटी आ रहे हो, इसीलिए उन्होंने स्टार अलायंस वालों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और मुझे यहाँ पर तुम्हारे पर नजर रखने के लिए भेज दिया। अगर मैं यहाँ पर टाइम पर नहीं पहुँचता तो ये डीमन रिफाइनिंग टावर तुमने खो देना था
और जो डीमन सिटी वालों के पास चला जाता। फेंग वो उनसे कहता है तो क्या आपको यहाँ पर मेरे फादर ने भेजा है? वो उसे कहते हैं हाँ तुम्हारे फादर ने भेजा है। ये सारी बात मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा जब हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे। पहले मुझे यहाँ पर मौजूद इन सारे कीड़े मकोड़ों से निपट लेने दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। वैंगजी आगे बढ़ती है और बिमिंग से कहती है यंग मास्टर चैन अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर तो एक एम्परर रैंक का हंटर आ चुका है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आपसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। जबकि बिमिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मैं तो बस स्नोबॉल का इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो चीज ढूंढ कर वापस आएगी। मुझे उस चीज का बड़ी शिद्दत से इंतजार है। जब तक स्नोबॉल वापस नहीं आ जाती तब तक हम लोग डायरेक्टली फाइट स्टार्ट नहीं कर सकते। यहीं पर खड़े होकर देखते हैं कि क्या बनता है। पहले इन दोनों को आपस में फाइट करने दो। आती वो इधर उधर देखता है और कहता है स्नोबॉल जल्दी करो उस चीज को ढूंढ लाओ। और यहीं पर हमारी एपिसोड 47 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।